नमस्कार, किस्से कहानियां में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे उपन्यास प्रेमा का भाग 9, जिसका शीर्षक है तुम सचमुच जादूगर हो। 9 बजे रात का समय था। पूर्णा अंधेरे कमरे में चारपाई पर लेटी हुई करवटें बदल रही है और सोच रही है आखिर वह मुझसे क्या चाहते हैं। मैं तो उनसे कह चुकी कि जहां तक मुझसे हो सकेगा आपका कार्य सिद्ध करने में कोई बात उठा न रखूंगी। फिर वह मुझसे कितना प्रेम बढ़ाते हैं, क्यों मेरे सर पर पाप की गठरी लादते हैं। मैं उनकी इस मोहिनी सूरत को देखकर बेबस हो जाती हूँ। मैं कैसे दिल को समझाऊं? वह तो प्रेम रस पीकर मतवाला हो रहा है। ऐसा कौन होगा जो उनकी जादू भरी बातें सुनकर रीझ न जाए। हाय, कैसा कोमल स्वभाव है। आंखें कैसी रस से भरी हुई है, मानो हृदय में चुभी जाती हैं। आज वह और दिनों से अधिक प्रसन्न थे। कैसा रह रहकर मेरी ओर ताकते थे। आज उन्होंने मुझे 2-3 बार प्यारी पूर्णा कहा। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करने वाले हैं। नारायण, वह मुझसे क्या चाहते हैं? इस मोहब्बत का अंत क्या होगा? यही सोचते सोचते जब उसका ध्यान परिणाम की ओर गया तो मारे शर्म के पसीना आ गया। आप बोल उठी, ना, मुझसे ऐसा ना होगा। अगर यह व्यवहार उनका बढ़ता चला गया तो मेरे लिए सिवाय जान देने के और कोई उपाय नहीं है। मैं जरूर जहर खा लूंगी। नहीं, मैं भी कैसी पागल हो गई हूं। क्या वह कोई ऐसे वैसे आदमी है? ऐसा सज्जन पुरुष तो संसार में ना होगा। मगर फिर यह प्रेम मुझसे क्यों लगाते हैं? क्या मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं? बाबू साहब, ईश्वर के लिए ऐसा ना करना। मैं तुम्हारी परीक्षा में पूरी ना उतरूंगी। पूर्णा इसी उधेड़ बुन में पड़ी थी कि नींद आ गई। सवेरा हुआ। अभी नहाने जाने की तैयारी कर रही थी कि बाबू अमृत राय के आदमी ने आकर बिल्लो को जोर से पुकारा और उसे एक बंद लिफाफा और एक छोटी सी संदूकची देकर अपनी राह लगा। बिल्लो ने तुरंत आकर पूर्णा को यह चीजें दिखाई। पूर्णा ने कांपते हुए हाथों से खत लिया। खोला तो यह लिखा था, प्राण प्यारी से अधिक प्यारी पूर्णा, जिस दिन से मैंने तुमको पहले पहल देखा था उसी दिन से तुम्हारे रसीले नैनों के तीर का घायल हो रहा हूं और अब घाव ऐसा दुखदाई हो गया है कि सहा नहीं जाता। मैंने इस प्रेम की आग को बहुत दबाया, मगर अब वह जलन असह्य हो गई है। पूर्णा, विश्वास मानो, मैं तुमको सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। तुम मेरे हृदय कमल के कोष की मालिक हो। उठते बैठते तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चित्र आंखों के सामने फिरा करता है। क्या तुम मुझ पर दया ना करोगी? मुझ पर तरस ना खाओगी? प्यारी पूर्णा, मेरी विनय मान जाओ। मुझको अपना दास, अपना सेवक बना लो। मैं तुमसे कोई अनुचित बात नहीं चाहता। नारायण, कदापि नहीं। मैं तुमसे शास्त्रीय रीति पर विवाह करना चाहता हूँ। ऐसा विवाह तुमको अनोखा मालूम होगा। तुम समझोगी यह धोखे की बात है, मगर सत्य मानो, अब इस देश में ऐसे विवाह कहीं कहीं होने लगे हैं। मैं तुम्हारे विरह में मर जाना पसंद करूंगा, मगर तुमको धोखा ना दूंगा। पूर्णा, नहीं, मत करो। मेरी पिछली बातों को याद करो। अभी कल ही जब मैंने कहा कि तुम चाहो तो मेरे सर बहुत जल्द सहरा बंध सकता है, तब तुमने कहा था कि मैं भर शक्ति कोई बात उठा ना रखूंगी। अब अपना वादा पूरा करो। देखो, मुकर मत जाना। इस पत्र के साथ मैं एक जड़ाऊ कंगन भेजता हूँ। शाम को मैं तुम्हारे दर्शन को आऊंगा। अगर यह कंगन तुम्हारी कलाई पर दिखाई दिया तो समझ जाऊंगा कि मेरी विनय मान ली गई। अगर नहीं तो फिर तुम्हें मुंह ना दिखाऊंगा। तुम्हारी सेवा का अभिलाषी, अमृत राय। पूर्णा ने बड़े गौर से इस खत को पढ़ा और सोच के अथाह समुद्र में गोते खाने लगी। अब यह गुल खिला। महापुरुष ने वहां बैठकर यह पाखंड रचा। इस धूर्तपन को देखो कि मुझसे बेर बेर कहते थे कि तुम्हारे ही ऊपर मेरा विवाह ठीक करने का बोझ है। मैं बौरी क्या जानूं कि इनके मन में क्या बात समाई है। मुझसे विवाह का नाम लेते उनको लाज नहीं होती।
अगर सुहागिन बनना भाग में बदा होता तो विधवा काहे को होती। मैं अब इनको क्या जवाब दूं? अगर किसी दूसरे आदमी ने यह गाली लिखी होती तो उसका कभी मुंह न देखती। मैं क्या सखी प्रेमा से अच्छी हूं? क्या मैं उनसे सुंदर हूं? क्या उनसे ज्यादा गुणवती हूं? फिर यह क्या समझकर ऐसी बातें लिखते हैं? विवाह करेंगे। मैं समझ गई, जैसा विवाह होगा। क्या मुझे इतनी भी समझ नहीं? यह सब उनका धूर्तपन है। वह मुझे अपने घर रखना चाहते हैं, मगर ऐसा मुझसे कदापि ना होगा। मैं तो इतना ही चाहती हूँ कि कभी कभी उनकी मोहिनी मूरत का दर्शन पाया करूं, कभी कभी उनकी रसीली बातें सुना करूं और उनका कुशल आनंद सुख समाचार पाया करूं। बस उनकी पत्नी बनने के योग्य मैं नहीं हूं। क्या हुआ अगर हृदय में उनकी सूरत जम गई है? मैं इसी घर में उनका ध्यान करते करते जान दे दूंगी, पर मोह के बस में आकर मुझसे ऐसा भारी पाप ना किया जाएगा। मगर इसमें उन बेचारे का दोष नहीं है। वह भी तो अपने दिल से हारे हुए हैं। नहीं मालूम क्यों मुझ अभागिनी में उनका प्रेम लग गया है। इस शहर में ऐसा कौन रईस है जो उनको लड़की देने में अपनी बड़ाई ना समझे। मगर ईश्वर को ना जाने क्या मंजूर था कि उनकी प्रीति मुझसे लगा दी। हाय, आज की सांझ को वह आएंगे। मेरी कलाई पर कंगन ना देखेंगे तो दिल में क्या कहेंगे? कहीं आना जाना त्याग दें तो मैं बिन मारे मर जाऊं। अगर उनका चित्त जरा भी मेरी ओर से मोटा हुआ तो अवश्य जहर खा लूंगी। अगर उनके मन में जरा भी माख आया, जरा भी निगाह बदली, तो मेरा जीना कठिन है। बिल्लो पूर्णा के मुखड़े का चढ़ाव उतार बड़े गौर से देख रही थी। जब वह खत पढ़ चुकी तो उसने पूछा, क्या लिखा है बहू? पूर्णा मलिन स्वर में बोली, क्या बताऊं क्या लिखा है? बिल्लो बोली, क्यों, कुशल तो है? पूर्णा ने कहा, हाँ, सब कुशल ही है। बाबू साहब ने आज नया स्वांग रचा। बिल्लो अचंभे से बोली, वह क्या? पूर्णा बोली, लिखते हैं कि मुझसे। उससे और कुछ ना कहा गया। बिल्लो समझ गई, मगर वहीं तक पहुंची जहां तक उसकी बुद्धि ने मदद की। वह अमृत राय की बढ़ती हुई मोहब्बत को देख देख कर दिल में समझे बैठी हुई थी कि वह एक ना एक दिन पूर्णा को अपने घर अवश्य डालेंगे। पूर्णा उनको प्यार करती है, उन पर जान देती है। वह पहले बहुत हिचकिचाएगी, मगर अंत में मान ही जाएगी। उसने सैकड़ों रईसों को देखा था कि नाइनों, कहारिनों, महाराजिनों को घर डाल लिया था। अब की भी ऐसा ही होगा। उसे इसमें कोई बात अनोखी नहीं मालूम होती थी कि बाबू साहब का प्रेम सच्चा है, मगर बेचारे सिवाय इसके और कर ही क्या सकते हैं कि पूर्णा को घर डाल लें। देखा चाहिए कि बहू मानती है या नहीं। अगर मान गई तो जब तक जिएंगे सुख भोगेगी। मैं भी उनकी सेवा में एक टुकड़ा रोटी पाया करूंगी, और जो कहीं इनकार किया तो किसी का निबाह न होगा। बाबू साहब ही का सहारा ठहरा। जब वही मुंह मोड़ लेंगे तो फिर कौन किसको पूछता है। इस तरह ऊंच नीच सोचकर उसने पूर्णा से पूछा, तुम क्या जवाब दोगी? पूर्णा ने कहा, जवाब? ऐसी बातों का भी भला कहीं जवाब होता है? भला विधवाओं का कहीं ब्याह हुआ है, और वह भी ब्राह्मणों का क्षत्रिय से? इस तरह की चंद कहानियां मैंने उन किताबों में पढ़ी हैं जो वह मुझे दे गए हैं, मगर ऐसी बात कहीं सैतुक नहीं देखने आई। बिल्लो समझी थी कि बाबू साहब उसको घर डालने वाले हैं। जब ब्याह का सुना तो चकरा गई और बोली, क्या ब्याह करने को कहते हैं? पूर्णा ने कहा, हाँ। बिल्लो बोली, तुमसे? पूर्णा ने कहा, यही तो आश्चर्य है। बिल्लो ने कहा, अचरज सा अचरज है, भला ऐसा कहीं भया है? बाल पक गए मगर ऐसा ब्याह नहीं देखा। पूर्णा बोली, बिल्लो, यह सब बहाना है, उनका मतलब मैं समझ गई। बिल्लो बोली, वह तो खुली बात है। पूर्णा ने कहा, ऐसा मुझसे ना होगा, मैं जान दे दूंगी पर ऐसा ना करूंगी। बिल्लो बोली, बहू, उनका इसमें कुछ दोष नहीं है, वह बेचारे भी अपने दिल से हारे हुए हैं, क्या करे। पूर्णा ने कहा, हाँ बिल्लो, उनको नहीं मालूम क्यों मुझसे कुछ मोहब्बत हो गई है
और मेरे दिल का हाल तो तुमसे छिपा नहीं। अगर वह मेरी जान मांगते तो मैं अभी दे देती। ईश्वर जानता है, उनके जरा से इशारे पर मैं अपने को निछावर कर सकती हूँ, मगर जो बात वह चाहते हैं मुझसे ना होगी, उसका सोचती हूँ तो मेरा कलेजा कांपने लगता है। बिल्लो ने कहा, हाँ बात तो ऐसा ही है मुदा। पूर्णा ने कहा, मगर क्या, भले मानुसों में ऐसा कभी होता ही नहीं। हाँ, नीच जातियों में सगाई डोला सब कुछ आता है। बिल्लो बोली, बहू यह तो सच है, मगर तुम इनकार करोगी तो उनका दिल टूट जाएगा। पूर्णा बोली, यही डर मारे डालता है, मगर इनकार ना करूं तो क्या करूं। यह तो मैं भी जानती हूं कि वह झूठ सच ब्याह कर लेंगे। ब्याह क्या करेंगे, ब्याह का नाम करेंगे, मगर सोचो तो दुनिया क्या कहेगी। लोग अभी से बदनाम कर रहे हैं तो न जाने और क्या क्या आक्षेप लगाएंगे। मैं सखी प्रेमा को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहूंगी। बस यही एक उपाय है कि जान दे दूं। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। उनको 2-4 दिन तक रंज होगा, आखिर भूल जाएंगे, मेरी तो इज्जत बच जाएगी। बिल्लो अपनी बात पलटकर बोली, इस संदूकचे में क्या है? पूर्णा ने कहा, खोल कर देखो। बिल्लो ने जो उसे खोला तो एक कीमती कंगन हरी मखमल में लपेटकर धरा था और संदूक में संदल की सुगंध आ रही थी। बिल्लो ने उसको निकाल लिया और चाहा कि पूर्णा के हाथ में पहना दे, पर पूर्णा ने अपना हाथ खींच लिया और आंखों में आंसू भरकर बोली, मत बिल्लो, इसे मत पहनाओ, संदूक में बंद करके रख दो। बिल्लो ने कहा, जरा पहन के तो देखो, कैसा अच्छा मालूम होता है। पूर्णा बोली, कैसे पहनूं? यह तो इस बात का सूचक हो जाएगा कि उनकी बात मंजूर है। बिल्लो ने कहा, क्या यह भी इस चिट्ठी में लिखा है? पूर्णा बोली, हाँ लिखा है कि मैं आज शाम को आऊंगा और अगर कलाई पर कंगन देखूंगा तो समझ जाऊंगा कि मेरी बात मंजूर है। बिल्लो बोली, क्या आज ही शाम को आएंगे? पूर्णा ने कहा, हाँ। यह कहकर पूर्णा ने सिर नीचा कर लिया। नहाने कौन जाता है, खाने पीने की किसको सुध है। दोपहर तक चुपचाप बैठी सोचा की, मगर दिल ने कोई बात निर्णय न की। हाँ, ज्यों-ज्यों सांझ का समय निकट आया था त्यों-त्यों उसका दिल धड़कता जाता था कि उनके सामने कैसे जाऊंगी। वह मेरी कलाई पर कंगन ना देखेंगे तो क्या कहेंगे, कहीं रूठ कर चले न जाएं। वह कहीं रिसा गए तो उनको कैसे मनाऊंगी। मगर तबीयत का कायदा है कि जब कोई बात उसको अति लौलीन करने वाली होती है तो थोड़ी देर के बाद वह उसे भागने लगती है। पूर्णा से अब सोचा भी न जाता था। माथे पर हाथ धरे मौन साधे चिंता की चित्र बनी दीवार की ओर ताक रही थी। बिल्लो भी मन मारे बैठी हुई थी। 3 बजे होंगे कि यकायक बाबू अमृत राय की मानूस आवाज दरवाजे पर बिल्लो पुकारते सुनाई दी। बिल्लो चट बाहर दौड़ी और पूर्णा जल्दी से अपनी कोठरी में घुस गई और दरवाजा भेड़ लिया। उसका दिल भर आया और वह किवाड़ से चिमटकर फूट फूट कर रोने लगी। उधर बाबू साहब बहुत बेचैन थे। बिल्लो ज्यों ही बाहर निकली कि उन्होंने उसकी तरफ आस भरी आंखों से देखा, मगर जब उसके चेहरे पर खुशी का कोई चिन्ह ना दिखाई दिया तो वह उदास हो गए और दबी आवाज में बोले, मेहरी, तुम्हारी उदासी देखकर मेरा दिल बैठा जाता है। बिल्लो ने इसका उत्तर कुछ न दिया। अमृत राय का माथा ठनका कि जरूर कुछ गड़बड़ हो गई, शायद बिगड़ गई। डरते डरते बिल्लो से पूछा, आज हमारा आदमी आया था? बिल्लो बोली, हाँ आया था। अमृत राय ने कहा, कुछ दे गया? बिल्लो ने कहा, दे क्यों नहीं गया? अमृत राय ने कहा, तो क्या हुआ, उसको पहना? बिल्लो बोली, हाँ पहना। अरे आंख भर के देखा तो हुई नहीं, तब से बैठी रो रही है, न खाने उठी न गंगा जी गई। अमृत राय ने कहा, कुछ कहा भी? क्या बहुत खफा है? बिल्लो बोली, कहती क्या, तभी से आंसू का तार नहीं टूटा। अमृत राय समझ गए कि मेरी चाल बुरी पड़ी। अभी मुझे कुछ दिन और धीरज रखना चाहिए था। वह जरूर बिगड़ गई। अब क्या करूं? क्या अपना सा मुंह लेकर लौट जाऊं
या एक दफ़ा फिर मुलाकात कर लूं तब लौट जाऊं? कैसे लौटूं? लौटा जाएगा? हाय, अब ना लौटा जाएगा। पूर्णा, तू देखने में बहुत सीधी और भोली है, परंतु तेरा हृदय बहुत कठोर है। तूने मेरी बातों का विश्वास नहीं माना। तू समझती है मैं तुझसे कपट कर रहा हूँ। ईश्वर के लिए अपने मन से यह शंका निकाल डाल। मैं धीरे धीरे तेरे मोह में कैसा जकड़ गया हूँ कि अब तेरे बिना जीना कठिन है। प्यारी, जब मैंने तुझसे पहले बातचीत की थी तो मुझे इसकी कोई आशा न थी कि तुम्हारी मीठी बातों और तुम्हारी मंद मुस्कान का जादू मुझ पर ऐसा चल जाएगा, मगर वह जादू चल गया और अब सिवाय तुम्हारे उसे और कौन उतार सकता है। नहीं, मैं इस दरवाजे से कदापि नहीं हिलूंगा। तुम नाराज होगी, झल्लाओगी, मगर कभी ना कभी मुझ पर तरस आ ही जाएगा। बस अब यही करना उचित है। मगर देखो प्यारी, ऐसा ना करना कि मुझसे बात करना छोड़ दो, नहीं तो मेरा कहीं और ठिकाना नहीं। क्या तुम मुझसे सचमुच नाराज हो? हाय, क्या तुम पहरों से इसलिए रो रही हो कि मेरी बातों ने तुमको दुख दिया? यह बातें सोचते सोचते बाबू साहब की आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने गदगद स्वर में बिल्लो से कहा, मेहरी, हो सके तो जरा उनसे मेरी मुलाकात करा दो। कह दो एक दम के लिए मिल जाए। मुझ पर इतनी कृपा करो। मेहरी ने जो उनकी आंखें लाल देखी तो दौड़ती हुई घर के अंदर गई। पूर्णा के कमरे में किवाड़ खटखटाकर बोली, बहू, क्या गजब करती हो, बाहर निकलो, बेचारे खड़े रो रहे हैं। पूर्णा ने इरादा कर लिया था कि मैं उनके सामने कदापि न जाऊंगी। वह मेहरी से बातचीत करके आप ही चले जाएंगे, मगर जब सुना कि रो रहे हैं तो प्रतिज्ञा टूट गई। बोली, तुमने जाके क्या कह दिया? मेहरी बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। पूर्णा से अब ना रहा गया। चट किवाड़ खोल दिए और कांपती हुई आवाज से बोली, सच बतलाओ बिल्लो, क्या बहुत रो रहे हैं? मेहरी बोली, नारायण जाने, दोनों आंखें लाल टेसू हो गई हैं। बेचारे बैठे तक नहीं। उनको रोते देखकर मेरा भी दिल भर आया। इतने में बाबू अमृत राय ने पुकार कर कहा, बिल्लो, मैं जाता हूं। अपनी सरकार से कह दो अपराध क्षमा करें। पूर्णा ने आवाज सुनी। वह एक ऐसे आदमी की आवाज थी जो निराशा के समुद्र में डूबता हो। पूर्णा को ऐसा मालूम हुआ जैसे उसके हृदय को किसी ने छेद दिया। आंखों से आंसू की झड़ी लग गई। बिल्लो ने कहा, बहू, हाथ जोड़ती हूं, चली चलो, जिसमें उनकी भी खातिरी हो जाए। यह कहकर उसने आप से उठती हुई पूर्णा का हाथ पकड़कर उठाया और वह घूंघट निकालकर आंसू पोंछती हुई मर्दाने कमरे की तरफ चली। बिल्लो ने देखा कि उसके हाथों में कंगन नहीं है। चट संदूकची उठा लाई और पूर्णा का हाथ पकड़कर चाहती थी कि कंगन पहना दे, मगर पूर्णा ने हाथ झटक कर छुड़ा लिया और दम की दम में बैठक के भीतर दरवाजे पर आकर खड़ी रो रही थी। उसकी दोनों आंखें लाल थी और ताजे आंसुओं की रेखाएं गालों पर बनी हुई थी। पूर्णा ने घूंघट उठाकर प्रेम रस से भरी हुई आंखों से उनकी ओर ताका। दोनों की आंखें चार हुई। अमृत राय बेबस होकर बढ़े, सिसकती हुई पूर्णा का हाथ पकड़ लिया और बड़ी दीनता से बोले, पूर्णा, ईश्वर के लिए मुझ पर दया करो। उनके मुंह से और कुछ न निकला। करुणा से गला बंध गया और वह सर नीचा किए हुए जवाब के इंतजार में खड़े हो गए। बेचारी पूर्णा का धैर्य उसके हाथ से छूट गया। उसने रोते रोते अपना सर अमृत राय के कंधे पर रख दिया। कुछ कहना चाहा, मगर मुंह से आवाज ना निकली। अमृत राय ताड़ गए कि अब देवी प्रसन्न हो गई। उन्होंने आंखों के इशारे से बिल्लो से कंगन मंगवाया। पूर्णा को धीरे से कुर्सी पर बिठाया। वह जरा भी ना झिझकी। उसके हाथों में कंगन पहनाए। पूर्णा ने जरा भी हाथ ना खींचा। तब अमृत राय ने साहस करके उसके हाथों को चूम लिया और उनकी आंखें प्रेम से मग्न होकर जगमगाने लगी। रोती हुई पूर्णा ने मोहब्बत भरी निगाहों से उनकी ओर देखा और बोली, प्यारे अमृत राय, तुम सचमुच जादूगर हो।
आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे उपन्यास प्रेमा का भाग 9। जल्द ही अगले भाग के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।